ये थी रेलवे की पहली मांग कि यदि 7th सीपीसी में लोएस्ट वेतन 18,000 है तो उसके आधार पर बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा है। यदि 78 दिन की घोषणा गवर्नमेंट कर रही है, यदि उसको 18,000 के गुणांक से निकाला जाए तो 18,000 महीने की तनख्वाह का बेसिक हुआ, तो उसका एक दिन का अगर निकालो तो वो निकलता है 600 रुपया। 600 को 78 से अगर गुणा करते हैं तो वो निकलेगा 46,800। रेलवे का ये मतलब था कि बोनस इस आधार पर मिलना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज बात करते हैं त्योहारों के सीजन में, यानी कि दशहरे और दीपावली के सीजन में मिलने वाले बोनस की। तो भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली बोनस के नाम से हम जानते हैं, त्योहारों के बोनस के नाम से जानते हैं, बोनस देती है और सर्वाधिक बोनस रेलवे को मिलता है। इस बार 78 दिन के बोनस की घोषणा सरकार ने की है और यह इनके रेलवे की दक्षता और प्रदर्शन में सुधार के आधार पर मिलता है, यानी पीएलबी यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस भी कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि 11 लाख कर्मचारी को उत्पादकता और प्रदर्शन के आधार पर, यानी रेलवे के कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है। सेना को या अन्य सरकारी कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस मिलता है। सेना प्रोडक्टिविटी तो नहीं दे सकती, लेकिन प्रदर्शन अच्छा देती है हर वक्त, जब भी देश को आजादी से पहले या बाद की लड़ाइयों से लेकर, काउंटर इंसर्जेंसी से लेकर, या फिर एड टू सिविल अथॉरिटी ऑब्लिक रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस, बचाव और राहत के जो भी कार्य हैं उसमें अभी हाल ही में चाहे देश में बाढ़ आई हो, चाहे उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो, प्रदर्शन, तो प्रदर्शन के अंक 30 दिन के होते हैं। तो चलिए, फिर भी रेलवे को 78 दिन का बोनस मिला, फिर भी रेलवे कर्मचारियों ने मांग उठाई है कि हमारा बोनस बढ़ाया जाना चाहिए और 8th सीपीसी की जल्द से जल्द घोषणा होनी चाहिए। केवल बोनस की ही नहीं, 8th सीपीसी की भी सरकार घोषणा करे, क्योंकि अब 8th सीपीसी के पीरियड्स के लिए 1 जनवरी 2026 से जो लागू होना है उसके लिए 100 दिन से कम का समय बचा हुआ है। तो रेलवे की अपनी स्पष्ट और सटीक वजह है, क्योंकि अभी 7th सीपीसी के हिसाब से हर टाइटल्स वेतन भत्ते मिलते हैं, लेकिन बोनस मिलता है 6th सीपीसी के हिसाब से, यानी कि बोनस की गणना न्यूनतम और लोवेस्ट वेतनमान से की जाती है। 5200 से 20,200 तक का पे बैंड, जो पे बैंड 1 था, उस पे बैंड 1 का न्यूनतम यानी लेवल 1 जिसे आज कहते हैं, लोवेस्ट जो ग्रेड था यानी ग्रेड पे थी, वो था 1800। 5200 में यदि 1800 जोड़ दिया जाए तो वो वेतन निकलता है एक महीने का 7,000, यानी 6 सीपीसी का न्यूनतम वेतनमान की गणना। इस आधार पर यदि उसको 30 से डिवाइड कर दें, यानी कि एक दिन की दिहाड़ी अगले एक दिन की तनख्वाह निकालें, ये बेसिक वेतन की बात हो रही है, बेसिक पर ही बोनस मिलता है, तो वो निकलता है लगभग 233 रुपया। उसको अगर 78 से गुणा कर दें, यानी 78 दिन का, तो निकलता है लगभग 18,174। तो इसी के हेर पर थोड़ा बहुत कट फट के 17,900 के आसपास या 18,000 के करीब रेलवे के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। अब सेना की गणना करते हैं इसी पर। 233 को यदि 30 से गुणा करो तो वो निकलता है 6990, यानी या हेर फेर में हम कहते हैं कि सेना को 7,000 बोनस मिलता है, 6800 से 6800 से 7,000 तक का। तो ये थी रेलवे की पहली मांग कि यदि 7th सीपीसी में लोएस्ट वेतन 18,000 है तो उसके आधार पर बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा है। यदि 78 दिन की घोषणा गवर्नमेंट कर रही है, यदि उसको 18,000 के गुणांक से निकाला जाए तो 18,000 महीने की तनख्वाह का बेसिक हुआ, तो उसका एक दिन का अगर निकालो तो वो निकलता है 600 रुपया। 600 को 78 से अगर गुणा करते हैं तो वो निकलेगा 46,800। रेलवे का ये मतलब था कि बोनस इस आधार पर मिलना चाहिए। इसी आधार पर उनकी बदौलत, क्योंकि वो आवाज उठाते हैं, तो 30 दिन का यदि सेना का निकाल दिया जाए तो वो निकलना था 18,000 रुपये। अब जैसा मैं कह रहा हूं, आवाज उठाते हैं, जी हाँ, जैसा
साफ जाहिर है कि रेलवे की अपनी यूनियन है, कर्मचारी यूनियन है, अधिकारी यूनियन है और मजदूर यूनियन है। शिव गोपाल मिश्रा जी उनके ओवरऑल अध्यक्ष हैं रेलवे के, जो टर्म ऑफ रेफरेंस गवर्नमेंट के पास, डीओपीटी के पास रखते हैं। केंद्र सरकार का जवाब ये है कि आजकल डिजिटल जमाना है, जबकि 8th सीपीसी का 100 दिन से कम का समय रह गया है, तो हो जाएगा जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर्स 35 पदों की जो भर्ती इत्यादि के। तो ये था रेलवे की मांग कि बोनस लोएस्ट वेतन अगर 18,000 है तो उसके आधार पर क्यों नहीं दिया गया, और 8th सीपीसी के 100 दिन से कम का समय रह गया है तो सरकार उसके गठन की घोषणा और यानी कि 8th सीपीसी का गठन क्यों नहीं कर रही है। तो ये दो चीजें थी। अब आपके कमेंट्स और जवाब का इंतजार रहेगा कि 6th सीपीसी के हिसाब से बोनस मिलना चाहिए या 7th सीपीसी। दूसरा कमेंट्स या प्रश्न सभी दर्शकों के लिए, 8th सीपीसी के 100 दिन से कम उसका समय रह गया, तो ऐसे में क्या 8th सीपीसी का गठन जल्द से जल्द होना नहीं चाहिए। 7th सीपीसी में लोएस्ट वृद्धि 14.27%, फैक्टर था यूनिक फैक्टर 2.57 और तब डीए था 125%। तो ऐसे में यदि अभी डीए 55% है और 100 के करीब भी डीए नहीं पहुंचा है, तो क्या फैक्टर ऐसे में 2 से ऊपर लग सकता है। तो आप लोगों से प्रश्न की इस बार 8th सीपीसी में अनुमानित फैक्टर गवर्नमेंट क्या रखेगी, ये भी आपने अपने कमेंट्स में बताना है। और 8th सीपीसी में लेवल जब मर्ज्ड किए जाएंगे तो क्या सिपाही नायक की जगह पर आ जाएगा। इसी प्रकार से हवलदार जी पे बैंड 2 में आ जाएंगे और पे बैंड 2 का नॉन गजेटेड यानी नॉन कमीशन अफसर्स के लिए हाईरिच पे स्केल है लेवल 7, यानी जहां पर आज सूबेदार साहब हैं 44,900 के फैक्टर से क्या गुणांक हवलदार जी का लगेगा। इसी प्रकार जीएसयू जो यानी कि लोवेस्ट गजेटेड ग्रेड बी है, नायब सूबेदार से शुरू होते हैं, जिस प्रकार से सेक्शन ऑफिसर्स डिफेंस सेक्रेटरीट सर्विस में हैं और करेक्ट अपनी जगह पर हैं लेवल 8 पर, तो क्या नायब सूबेदार साहब को लेवल 8 के फैक्टर से शुरू किया जाएगा और सूबेदार और सूबेदार मेजर जैसे रैंक क्या पे बैंड 3 में चले जाएंगे, जो मर्ज्ड के बाद अपग्रेडेशन क्या हो सकती है। अगला प्रश्न आपसे, MACP मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का पीरियड क्या अंडर मिनिमम सर्विस हो जाएगा या होना नहीं चाहिए। जिस प्रकार अधिकारियों की मिनिमम सर्विस 20 साल है और तीनों प्रमोशन 20 साल के अंडर हैं, लेकिन जवानों का तीसरा MACP मिनिमम सर्विस नहीं मैक्सिमम की तरफ है 24 साल में, और जिस प्रकार से अधिकारियों के 25 साल में कर्नल यानी चौथा प्रमोशन आता है, इसी प्रकार क्या 24 साल एक हवलदार जी जब नौकरी कर लेंगे तो क्या उनको चौथी MACP यानी सूबेदार रैंक की भी मिलनी चाहिए या मिलेगी, ये आपने कमेंट्स में बताना है। और इसी प्रकार जिस विषय को सब जानते हैं, मिलिट्री सर्विस पे, वो शॉर्ट सर्विस के आधार पर भी दी जाती है, ऐसा उसमें क्लेम है 6/7 सीपीसी का, और रिस्क फैक्टर के आधार पर दी जाती है, तो क्या वो 1/3 के ही गुणांक से दी जाएगी या समकक्ष या बराबर हो जाएगी, ये भी आपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। और आपकी संस्थाओं ने, आपके संगठनों ने अब तक भारत सरकार को क्या इस प्रकार से सुझाव दिए हैं, तो वो भी आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बेसिक वेतन ही से ही पेंशन की गणना और अन्य राइट्स की गणना होती है। तो बेसिक के 3 मुख्य फैक्टर होते हैं, ग्रेड, MACP और MSP, 3 पिलर्स ऑफ एनी CPC। तो इस बार सैनिकों को इससे कितनी उम्मीद है, आज का वीडियो बनाने का मकसद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी प्रश्नों के जवाब सहित अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, नमस्कार,
वंदे मातरम।